CUET हम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड MCQs को करेंगे लोग, तो लास्ट तक देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि बहुत सिस्टमेटिक है और इसमें आपके लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़, फुल टाइम टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी। याद रखिएगा यहाँ पर टॉपिक वाइज 100+ जो है टेस्ट और आपके फुल फ्लेज जो टेस्ट है वो आपके 10+ यहाँ पर दिया जाएगा। मैं आपको जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट कवर करवाऊंगी और सर आपको मैथ्स और स्टैट्स का पार्ट जो है कवर करवाएंगे। दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और जो बैच का प्राइस है वो 2199 है और ये कंप्लीट बैच रहेगा आप सभी के लिए, जो कि हेल्प करेगा आपको CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जिससे कि आपका DSC, JNU, BHU, HCU एंड डिफरेंट टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन हो पाए। ठीक है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस बैच को अवेल कर लीजिएगा। लास्ट 5 ईयर से हम आपके CUET एम इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेलेक्ट हुए हैं। तो आप जो है इस बैच को ज्वाइन करके अपने भी ड्रीम को कंप्लीट करिए और बैच को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपकी पहला क्वेश्चन है, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी प्रपाउंडेड बाई। अब ये जो रिवील प्रेफरेंस थ्योरी है ये किसके द्वारा प्रपाउंड जो है की गई है। आप सभी को पता है कि 2 अप्रोचेज़ हम पढ़ते हैं, एक आपके कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है, और एक आपके ऑर्डिनल, ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी एक आपके पढ़ते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल के अंतर्गत जो है हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ते हैं और ऑर्डिनल के अंतर्गत जो है हम इंडिफरेंस कर्व एंड रिवील प्रेफरेंस को पढ़ते हैं। तो जो आपका रिवील प्रेफरेंस थ्योरी है दैट वाज गिवन बाय सैमुअल्सन, ठीक है। आपके सैमुअल्सन के द्वारा इसको दिया गया था 1938 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसमें अपने कंज्यूमर अपने प्रेफरेंस को रिवील करता है और ये आपको याद रखना है कि ये एक बिहेवियरिस्ट थ्योरी है जो कि बिहेवियर को एनालिसिस करके इस थ्योरी को बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बिहेवियरल ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी इसको आपके कहा जाता है, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी को, जो कि आपके सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो रिवील प्रेफरेंस थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय सैमुअल्सन जो कि 1938 में देते हैं, जो कि आपके बिहेवियरल यूटिलिटी थ्योरी यानी बिहेवियरल ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखिएगा, एज वी नोट दैट कि जो आपके कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच था, कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वो आपके साइकोलॉजिकल कंसेप्ट था, ठीक है, वो आपके साइकोलॉजिकल कंसेप्ट पे आधारित था। जबकि जो रिवील प्रेफरेंस है वो आपके बिहेवियर एनालिसिस पे जो है आधारित है। बिहेवियरल एस्पेक्ट को ये देखता है, कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालिसिस करता है, उसके बाद कंक्लूजन को ड्रॉ करता है। जबकि अगर हम बात करें कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, इट वाज बेस्ड ऑन आपके साइकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें जो आपके ऑर्डिनल एंड कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर पहले प्रेफरेंस बनाता है, फिर यूटिलिटी को डिराइव करता है, फिर अपने चॉइसेस को बनाता है। जब आप जो है रिवील प्रेफरेंस को पढ़ोगे, RPT को पढ़ोगे, तो कंज्यूमर चॉइस बनाएगा, उसके बाद यूटिलिटी फंक्शन मिलेगा और फिर प्रेफरेंस को ड्रॉ करेगा। एक चीज़ आपको याद रखना है। तो रिवील प्रेफरेंस के अंतर्गत एक चीज़ आप याद रखिएगा कि ये मान लीजिए आपका बजट लाइन है, ठीक है, बजट लाइन है। मान लीजिए कि 2 पॉइंट्स आपके इस बजट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये आपके मान लीजिए कंज्यूमर ने A को चूज़ किया ओवर B, तो उसने अपने प्रेफरेंस को रिवील की और ये उसके बजट में भी है, A जो है उसके बजट में भी है, ठीक है। एक चीज़ याद रखने का। और यहाँ पर मान लीजिए C और यहाँ पर D पॉइंट है और यहाँ पर मान लीजिए कोई G पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कंज्यूमर अगर A को प्रेफर कर रहा है ओवर B ओवर C एंड D एंड G पॉइंट, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अदर जो मतलब कमोडिटीज़ है जो B पॉइंट पे, C पॉइंट पे, D पॉइंट या फिर G पॉइंट पे है, ये सब क्या है, इन्फीरियर है, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके से चीप है आपके कंज्यूमर के लिए। चीप किस सेंस में मैं बात कर रही हूँ, मैं याद रखिएगा कि इन्फीरियर उस सेंस में बात नहीं कर रही हूँ, इन्फीरियर गुड के सेंस में, क्योंकि उसने आपके बंडल A को चूज़ कर लिया, यानी A को चूज़ किया है ओवर B, तो यानी और सभी बंडल्स उसके लिए क्या हो गए, एक तरीके से कंसीडर कर लेता है कि जो अदर बंडल्स होंगे, अदर गुड्स आर इन्फीरियर, ये मान के आपके चलता है, ठीक है।
ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सैमुअल्सन रिवील प्रेफरेंस थ्योरी एज इट टू। तो ये क्या है, आपके कार्डिनल यूटिलिटी को मेजर करता है। तो कार्डिनल यूटिलिटी में हमने देखा था कि जो यूटिलिटी होता है वो आपके नंबर में मेजर किया जाता है, कार्डिनल नंबर्स में मेजर किया जाता है, और जो यूनिट्स होती है उसकी यूटिल्स, है ना, यूटिल्स में मेजर आपके होता है। यूटिल्स मतलब उसका यूनिट होता है। इस पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट लेके चलते हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। और जैसे जैसे कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते जाता है, उसकी यूटिलिटी धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, और इसको देने वाले कौन थे, आपके मार्शल। कौन थे, मार्शल आपके थे। नेक्स्ट है आपके अवॉइड इंट्रोस्पेक्टिव साइकोलॉजिकल डिमांड एनालिसिस। ठीक है, ये क्या आपके डिमांड एनालिसिस को अवॉइड करता है। तीसरा आपके है डिराइव सप्लाई कर्व एंड अप्लाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये तो आपके कहीं ना कहीं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर जो अवॉइड इंट्रोस्पेक्टिव साइकोलॉजी इन डिमांड एनालिसिस, तो यहाँ पर ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को नहीं देखता है कि कंज्यूमर की साइकोलॉजी क्या है। ये आपके कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करता है कंज्यूमर के चॉइस को। ठीक है, उसके बाद यूटिलिटी फंक्शन को डिराइव करता है और फिर प्रेफरेंस को बनाता है, और बिहेवियरल एनालिसिस है। ठीक है, ओके, ये कैसा आपके बिहेवियर को एनालिसिस करके देखा जाता है कि कंज्यूमर ने मान लीजिए कि टी को प्रेफर किया ओवर कॉफ़ी, तो अगली बार क्या सही में फिर से वो टी को प्रेफर कर रहा है ओवर कॉफ़ी, ये एनालिसिस वो करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके सैमुअल्सन वांटेड टू बिल्ड डिमांड प्योरली ऑन ऑब्जर्व कंज्यूमर चॉइस, यानी यहाँ पर आपके ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आपके बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ इसलिए कि आपको याद हो जाए, बिहेवियरल ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी भी कहा जाता है। विदाउट अज्यूमिंग यूटिलिटी मेजरमेंट और इंडिफरेंस मैप, ये आपके इंडिफरेंस मैप को कंसिडर नहीं किया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, इफ कंज्यूमर चूजेस बंडल ए ओवर बी व्हेन बोथ आर अफोर्डेबल, तो किस तरीके का कंज्यूमर होगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इस तरीके से कंज्यूमर जो है कि आपके चूज़ कर रहा है बंडल ए को ओवर बी, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर ए को प्रेफर कर रहा है ओवर बी। ठीक है, जब आपके ए एंड बी, ठीक है, बोथ आर, अगर हम बात करें यहाँ पर ओवर बी, ठीक है, और यहाँ पर बोथ आर अफोर्डेबल, है ना, जब दोनों ए भी अफोर्डेबल था, बी भी अफोर्डेबल था। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि कंज्यूमर का जो इनकम है वो आपके मतलब आपके मनी इनकम 5 रुपये पॉकेट में है। ठीक है, ए गुड का जो प्राइस है वो 5 है, और बी गुड का जो प्राइस है वो आपके 4 है। कंज्यूमर ने चूज़ किया ए को ओवर बी। ठीक है, तो यहाँ पर एक रैशनल कंज्यूमर आपको देखने के लिए मिलेगा। कंज्यूमर यहाँ पर क्या होगा, कंज्यूमर ने अपने प्रेफरेंस रिवील की, यानी आपके ए को चूज़ किया ओवर बी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो उसने अपने प्रेफरेंस को रिवील की, और साथ साथ ये रैशनल कंज्यूमर होगा। ठीक है, कैसा कंज्यूमर होगा, रैशनल होगा। वाई सो, क्योंकि आपके दोनों गुड्स, ए और बी दोनों गुड्स उसके लिए क्या थे, अफोर्डेबल थे, यानी उसके बजट के अंदर आते थे। ठीक है, जैसे आप बजट लाइन को ड्रॉ करोगे, ठीक है, अगर ये बजट लाइन है तो इस ए पॉइंट और बी पॉइंट पे सारा जो बजट है कंज्यूमर का, मान लीजिए उसके पॉकेट में 20 रुपये है, और ये ए बी दोनों कमोडिटीज़ 20 रुपये की है, तो यहाँ पर उसका बजट क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, उसका बजट क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर सी और डी पॉइंट, उसके लिए क्या है, ये लेस अफोर्डेबल पॉइंट्स हैं, है ना, जो कि उसके बजट के अंदर ही है, पर क्या है, लेस अफोर्डेबल, है ना, उसको मतलब चूज़ नहीं कर रहा है कंज्यूमर यहाँ पर, क्योंकि बजट पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है इस पॉइंट सी और डी पे। जी पॉइंट पे क्या होगा, ये आउट ऑफ बजट है ना, ये बजट के कंज्यूमर के बाहर है। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए वाला, कि ए इज़ रिवील प्रेफर टू बी। ठीक है, और कंज्यूमर यहाँ पर क्या होगा, रैशनल भी आपके होगा। एक चीज़ और याद रखिएगा कि हम यहाँ पर 2 कंसेप्ट को पढ़ते हैं। एक आपके वीक एक्सिम ऑफ रिवील प्रेफरेंस है, ठीक है, जिसको इंडिफरेंस कर्व फॉलो करता है, यानी हिक्स का जो इंडिफरेंस कर्व है वो आपके वीक एक्सिम ऑफ रिवील प्रेफरेंस को फॉलो करता है। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग एक्सिम ऑफ रिवील प्रेफरेंस। ठीक है, ये आपके सैमुअल्सन, ठीक है, इसको सैमुअल्सन जो है फॉलो करता है। इसके अंतर्गत अगर हम पहले बात कर लेते हैं वीक एक्सिम की, ठीक है,
तो वीक एग्जिम ऑफ रिवेल प्रेफरेंस जो है, इसमें जो रूल फॉलो होता है कंसिस्टेंसी का, ठीक है, कंसिस्टेंसी का रूल फॉलो होता है। व्हाट इज़ दिस? इसके अंतर्गत अगर हम बात करेंगे, अगर ए इज़ प्रेफर्ड ओवर बी, तो बी को कभी आप प्रेफर नहीं करोगे ओवर ए, ठीक है, यही होगा। अगर आपने बी को प्रेफर करने लगे आप ओवर ए, तो इट मीन्स कि यू आर इनकंसिस्टेंट। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल मैं देती हूँ कि आप किसी के घर जाते हो और चाय को प्रेफर करते हो ओवर कॉफ़ी, अगली बार फिर जाते हो चाय को प्रेफर करते हो ओवर कॉफ़ी, तो यू आर कंसिस्टेंट। बट मान लीजिए कि दूसरे टाइम तुम जा रहे हो, तुमने कॉफ़ी को प्रेफर किया ओवर टी, तो इट मीन्स यू आर इनकंसिस्टेंट, है ना। तो जो रैप होता है, यानी जो वीक एग्जिम ऑफ रिवेल प्रेफरेंस होता है, वहाँ पर कंसिस्टेंसी के रूल को, मतलब कंसिस्टेंसी जो है वो फॉलो होना चाहिए, है ना। एक चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें श्रैप की, यानी स्ट्रॉन्ग एग्जिम ऑफ रिवेल प्रेफरेंस क्या है, इसके अंतर्गत आप याद रखिएगा कि कंसिस्टेंसी भी फॉलो होना चाहिए। अगर कोई चीज़ कंसिस्टेंट होगी, ठीक है, तो वो आपकी ट्रांजिटिविटी के रूल को भी फॉलो करेगी, ठीक है, ट्रांजिटिविटी के रूल को भी फॉलो करेगी। कैसे? जैसे आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग एग्जिम ऑफ रिवेल प्रेफरेंस, जिसको आपके जो है सैमुअल्सन ने दिया था, है ना, तो मतलब फॉलो किया था, उसके डिमांड एनालिसिस में हम यही चीज़ देखते हैं। तो अगर आप देखोगे कि मान लीजिए कि ए इज़ प्रेफर्ड ओवर बी, और आप लगातार ए को प्रेफर कर रहे हो ओवर बी, देन यू आर कंसिस्टेंट, ठीक है, यानी आप बी को नहीं प्रेफर करोगे ओवर ए, यू आर मतलब क्या है आप इस केस में? कंसिस्टेंट। क्या हो? कंसिस्टेंट हो, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, ट्रांजिटिविटी के रूल की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके स्ट्रैप के मेन जो है रूल को फॉलो करता है। तो ट्रांजिटिविटी का क्या मतलब, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि अगर आपने ए को प्रेफर किया ओवर बी, ठीक है, और बी को प्रेफर किया ओवर सी, ओके, तो ऑटोमेटिकली हम इनडायरेक्टली कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि हम ए को प्रेफर करेंगे ओवर सी, ठीक है। मैं एग्जांपल देती हूँ इस केस में आपके, अगर आपने टी को प्रेफर किया ओवर कॉफ़ी, ठीक है, और अगर हम बात करें आपके कॉफ़ी को प्रेफर किया ओवर जूस, तो आप ऑटोमेटिकली कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि आप टी को प्रेफर करोगे ओवर जूस, है ना। तो ये जो है कि आपके रूल ऑफ जो है क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिविटी, यही आपके स्ट्रैप में फॉलो होता है, यानी स्ट्रॉन्ग एग्जिम ऑफ रिवेल प्रेफरेंस में फॉलो होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसको आपके फॉलो कौन करता था? सैमुअल्सन जो है स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग की बात करते हैं, वीक ऑर्डरिंग की जो बात करता है वो हिग्स बात करता है, और उसमें हम देखते हैं आपके इंडिफरेंस कर्व जो है वीक एग्जिम पे आपके आधारित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन के बीच में और भी कॉन्सेप्ट्स को हम लगातार डिस्कस करते चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अजम्पशन ऑफ रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी। तो रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी के अंतर्गत आपका जो कंज्यूमर होगा वो रैशनल होगा। कंसिस्टेंसी इज़ इंपॉर्टेंट, मैंने बताया कि अगर आपने ए को प्रेफर किया ओवर बी, तो आप कभी भी बी को नहीं प्रेफर करेंगे ओवर ए, ठीक है। अगर आप ऐसा करते तो यू आर इनकंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ट्रांजिटिविटी भी होनी चाहिए, है ना। जब ट्रांजिटिविटी होगी तो आपके स्ट्रैप होगा, स्ट्रॉन्ग एग्जिम ऑफ रिवेल प्रेफरेंस होगा, और कंसिस्टेंसी होगी तो आपके वीक एग्जिम ऑफ रिवेल प्रेफरेंस जो है देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये आपके हम कहाँ पर पढ़ते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आपकी कहीं ना कहीं गुसेन का जो फर्स्ट लॉ है, जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं हमारी यूटिलिटी क्या होते जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सैमुअल्सन वीक एग्जिम ऑफ रिवेल प्रेफरेंस स्टेट्स दैट, क्या करता है आपके, तो इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं, इफ़ ए इज़ रिवेल प्रेफर टू बी देन बी कैन नॉट बी रिवेल प्रेफर टू ए। मैंने बताया ना कि अगर ए आपका प्रेफर्ड होगा ओवर बी, मतलब आपको ए को चूज़ किया ओवर बी, तो आप कभी भी बी को नहीं चूज़ करोगे ओवर ए। अगर ऐसा कर लेते हो तो यू आर इर्रेशनल, या फिर आप कह सकते हैं कि आप इर्रेशनल कंज्यूमर हो जो ऐसा कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्लियर है। तो आपके वीक एग्जिम में ये चीज़ आपके फॉलो होनी चाहिए, क्लियर है। अब एक और चीज़ है आपके, जब हम आरपीटी मतलब आपकी रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप यहाँ पर याद रखिएगा कि आपकी पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी को कंसीडर किया जाता है क्या ये, कि जब इनकम बढ़ती है तो आपके डिमांड बढ़ता है। किस केस में ऐसा होता है आपके, ये आपके नॉर्मल गुड के केस में होता है। तो यहाँ पर हम कौन सा गुड ले रहे हैं, नॉर्मल गुड, ठीक है। और जब नॉर्मल गुड की बात करते हैं तो इनकम प्राइस जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है,
प्राइस इलास्टिसिटी, अगर हम बात करें तो प्राइस आपके अगर इंक्रीज़ कर जाए किसी भी कमोडिटी का तो उसकी डिमांड क्या होती है, फॉल होती है। तो नेगेटिव प्राइस इलास्टिसिटी होता है और आपके पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी को यहाँ पर आपके जो है कंसीडर किया गया है। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपके रिविल प्रेफरेंस थ्योरी इज़ सुपीरियर टू इंडिफरेंस कर्व थ्योरी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो आपका रिविल प्रेफरेंस थ्योरी है ये बिहेवियरल एनालिसिस है, ये कंज्यूमर के बिहेवियर को देखता है, इसलिए ये जो है कि आपके सुपीरियर है। ठीक है, और ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग को जो है कंसीडर करता है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का यही मतलब है कि आपके कहीं ना कहीं जो ट्रांजिटिविटी का, ठीक है, ट्रांजिटिविटी का रूल है उसको फॉलो करता है ये। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग जो कि सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो कि हिक्स के द्वारा दिया गया, फिर बाद में वो काम करता है अपना, फिर से रीस्टेट करता है आपके डिमांड कर्व को। तो उस केस में हम देखते हैं कि वो फिर से आपके स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पे आता है। बट इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो कि हम देखते हैं कि इस इंडिफरेंस कर्व के दोनों पॉइंट पे आप देखोगे कि कुछ ना कुछ बंडल चूज़ करते हो। ठीक है, और हर बंडल के साथ आपकी यूटिलिटी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो ये आपके वीक एग्जाम है। ठीक है, वीक ऑर्डरिंग है। ठीक है, तो इसीलिए ये सुपीरियर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी हो जाएगा, क्योंकि ये अवॉइड करता है आपके साइकोलॉजिकल अजम्पशंस को। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखना है, और ये ऑब्जर्वेशन पे आधारित था। मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ रिविल प्रेफरेंस थ्योरी, तो ये आपके इंडिफरेंस जो एनालिसिस है उसको आपके नहीं बताता है। ठीक है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन इंडिफरेंस बिटवीन टू गुड्स, है ना, उसके बीच को नहीं बताता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर, यानी जो आरपीटी वो स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस की बात करता है। स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि आप ए को चूज़ कर रहे हो ओवर बी, है ना, ये आपके दिखाता है, मतलब आप ये स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है, मतलब आप ए को चूज़ कर रहे हो ओवर बी, बार बार यही कर रहे हो, तो इट्स ए स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना। जबकि जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो आपके स्ट्रिक्ट नहीं है, आप हो सकता है बंडल अपना चेंज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एग्जाम ऑफ रिविल प्रेफरेंस जो है उसके अंतर्गत आपके क्या होता है, तो ये ट्रांजिटिविटी का जो नियम होता है वो आता है। इसमें हमने देखा था कि अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो ऑटोमेटिकली हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि ए इज़ ग्रेटर देन सी। अगर आप इसको एग्जांपल से समझो कि जो है कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, ओके, मान लीजिए यहाँ पर और ले लीजिए 3 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो ऑटोमेटिकली हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि 3 इज़ ग्रेटर देन 1, है ना, हुआ ना। तो ये आपके जो स्ट्रॉन्ग एग्जाम है वो आपके किस पे आधारित है, याद रखिएगा कि ट्रांजिटिविटी के नियम पे आधारित है, जबकि वीक एग्जाम आपके कंसिस्टेंसी के रूल पे आधारित है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब कुछ बात कर लेते हैं और चीज़ों का, जैसे मान लीजिए कि कंज्यूमर का जो बजट है, वैसे मैंने क्लास में इसको इन डिटेल और भी करवाया और इस पर न्यूमेरिकल भी करवाया, तो आप अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। तो अगर मान लीजिए कंज्यूमर का बजट 5 है, मान लीजिए कि एक जो पेन है वो ₹5 की मिल रही है, ठीक है, और जो पेंसिल है वो कंज्यूमर को ₹4 की मिल रही है। कंज्यूमर ने पेन को चूज़ किया, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पेंसिल अफोर्डेबल है, बट कंज्यूमर अपने सारे जो बजट है उसको एग्जॉस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या होगा, रैशनल होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट है, मान लीजिए कि कंज्यूमर का जो बजट है वो आपके ₹4 है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर जो पेन का प्राइस है वो 4 है और जो पेंसिल है वो 5 का है। कंज्यूमर चूज़ कर रहा है आपके 4 को, मतलब पेन को चूज़ कर रहा है क्योंकि उसके बजट के अंतर्गत है, और ये क्या था, पेंसिल क्या है उसके लिए अनअफोर्डेबल हो चुकी है। तो यहाँ पर भी कंज्यूमर क्या है, रैशनल है ना, यहाँ पर भी क्या है, कंज्यूमर रैशनल है। अब इरैशनल किस पॉइंट पे होगा, मान लीजिए कि कंज्यूमर का बजट जो है वो 5 है, ठीक है, और जो मान लीजिए कि यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, पेप्सी है वो 5 रुपये की है, सॉरी 4 रुपये की मान लीजिए है, और जो आपका जूस है वो आपका ₹5 का है, पर कंज्यूमर आपके 4 पे जा रहा है। तो यहाँ पर इरैशनल हो गया, क्योंकि आपके ये अफोर्डेबल था फिर भी उसने जूस को चूज़ नहीं किया, तो यहाँ पर कंज्यूमर इरैशनल हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो स्ट्रॉन्ग एग्जाम ऑफ रिविल प्रेफरेंस यही कहता है कि आपके जो है ट्रांजिटिविटी का नियम फॉलो होना चाहिए,
और कंसिस्टेंसी का। और जबकि वीक एग्जाम में हम क्या देखते हैं कि आपके रूल ऑफ कंसिस्टेंसी जो है फॉलो होना चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपके इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इसको करेंगे, आपके प्राइस इफेक्ट को यानी टोटल इफेक्ट को भी देखेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।